तो लास्ट में हमने अपने दो फीचर्स ग्रो लिविंग के कवर किए हैं और उन दोनों के हमने रीजन भी देखे कि किस रीजन की वजह से इनको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो हमारे पास है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बारे में कुछ बातें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर की थी और उसमें हमने ये समझ लिया था कि भाई मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। सॉरी, एक है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। तो इनकी हमने इसके बारे में बात भी करी थी कि एनाबॉलिज्म का मतलब होता है ऐड होना, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर जब किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे तो उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। मतलब इसमें होती है, एनाबॉलिज्म में होती है फॉर्मेशन, एनाबॉलिज्म में हमारा सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होता है, बनता है। ठीक है, और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो एनाबॉलिज्म में लिख सकते हैं हम लोग, इसमें फॉर्मेशन हो रही है और कैटाबॉलिज्म का मतलब है कट, मतलब ब्रेक होना। तो कैटाबॉलिज्म में जो सब्सटेंस है वो ब्रेक होता है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि कैटाबॉलिज्म में होता है ब्रेकडाउन। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेकडाउन हो जाता है यहाँ पे। अब एनाबॉलिज्म का हम एक एग्जांपल, अच्छा एक बात और हमने बताई कि एनाबॉलिज्म में एनर्जी हमेशा क्या होती है, हमको देनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी इज यूज्ड अप, इसमें एनर्जी यूज होती है। ठीक है, जबकि कैटाबॉलिज्म में सब्सटेंस ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज्ड, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो ये डिफरेंस है कैटाबॉलिज्म में और एनाबॉलिज्म में। एक एक रिएक्शन हम समझ लेते हैं। जैसे यदि हम एनाबॉलिज्म की रिएक्शन समझें तो एनाबॉलिज्म की रिएक्शन में हमारे पास आ जाएगा, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में देखोगे तो जैसे CO2 है प्लस वाटर मॉलिक्यूल है, ये CO2 और वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे और इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा ग्लूकोज C6H12O6। और आप क्योंकि 10th क्लास में NTSC वाले सेक्शन में हमने आपको बताया था कि जब फोटोसिंथेसिस होता है इसके दो स्टेप होते हैं। अभी आज इसमें हम डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे भी, टॉपिक हमारा चैप्टर आएगा फोटो में, वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी क्या होती है, यूज्ड होती है, तो प्लस एनर्जी। याद होगा आपको, जैसे 18 एटीपी बताए थे हमने इसमें इन्वॉल्व होते हैं, 12 एनएडीपी इसमें होते हैं। तो एटीपी क्या एनर्जी की फॉर्म है, तो एनर्जी इसमें यूज हो रही है। जबकि यदि हम कैटाबॉलिज्म की बात करें तो कैटाबॉलिज्म में हम देख सकते हैं एग्जांपल रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन का। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6 जो बना है ये ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में प्लस H2O में, और प्लस यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज ब्रेक होकर एनर्जी देता है, एटीपी की फॉर्म में देता है, NADH की फॉर्म में देता है, FADH2 की फॉर्म में देता है। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। तो ये बातें क्लियर हो गई। तो ये हो गया हमारा कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बारे में हमने समझ लिया। अब हम आगे बात करते हैं, इसके बाद आगे समझेंगे। तो कुछ रिएक्शन ऐसी हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जिनमें कैटाबॉलिज्म भी होगा और एनाबॉलिज्म भी होगा। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एम्फीबॉलिक रिएक्शन। तो हम एक नोट लिख सकते हैं यहाँ पे, देयर आर some chemical reactions in which
both both anabolic and catabolic reaction takes place। ठीक है, कुछ हमारे पास केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों ही रिएक्शन होती हैं, और ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं, these reactions are called एम्फीबॉलिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को एम्फीबॉलिक रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसको हम एक इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं कि भाई एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल्स टू एम्फीबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिला के एम्फीबॉलिज्म बोला जाता है, मतलब जिसमें दोनों पार्ट हो रहे हैं, सब्सटेंस बन भी रहा है, टूट भी रहा है, दोनों ही चीजें देखने को मिलेंगी, तो ये हो जाएगा आपका एम्फीबॉलिज्म। एग्जाम्पल देखें यदि एम्फीबॉलिज्म का, तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसका, ये पॉइंट नोट कर लिए होंगे आप सभी ने। एम्फी एम्फीबॉलिज्म का एग्जाम्पल समझें तो हम लिख सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस हो गया या क्रैब साइकिल हो गया, ये एम्फीबॉलिज्म के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैब साइकिल। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है एम्फीबॉलिज्म के। चलिए, तो ये हमने बात करी मेटाबॉलिज्म में दो टाइप समझ लिए उसके, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब हम ये कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म ऐसी रिएक्शन है जो सिर्फ लिविंग के अंदर होती हैं, ये किसी नॉन लिविंग में होगी नहीं, इसलिए मेटाबॉलिज्म एक इम्पॉर्टेंट फीचर है लिविंग का, और साथ साथ ये डिफाइनिंग फीचर भी है लिविंग का। तो हम यह लिख सकते हैं metabolism is important feature of living and also defining feature of living। तो मेटाबॉलिज्म लिविंग का एक इम्पोर्टेंट फीचर भी है और साथ साथ ये उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है। इसका रीजन यदि समझे कि क्यों है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो रीजन देना होगा आपको, तो रीजन दे सकते हो बिकॉज मेटाबॉलिज्म does not takes place in नॉन लिविंग। ठीक है जी, नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इसलिए मेटाबॉलिज्म लिविंग का एक डिफाइनिंग फीचर है या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी की फॉर्मेशन होना, या कुछ ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो आउटसाइड द बॉडी हो रही हैं, और जब कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के बाहर हो, सेल फ्री सिस्टम में हो, तो उसको बोलते हैं इन विट्रो। ठीक है, ये जो टर्म आपके पास कई बार आएगी, इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिक रिएक्शन को जब हम बॉडी के बाहर कराते हैं तो उसको इन विट्रो बोलते हैं। तो हम यहाँ पर एक एक्सेप्शन पॉइंट लिखते हैं, सम metabolic reaction can
टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। तो कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन ऐसी हैं जो बॉडी के बाहर हो सकती हैं, और बॉडी के बाहर होंगी तो इसका मतलब है सेल फ्री सिस्टम में, जनरली टेस्ट ट्यूब में होगी। और ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती हैं? दीज आर कॉल्ड इन विट्रो, RO है ये, ठीक है, इन विट्रो बोलते हैं इनको। अब इन विट्रो तो हो रही है, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है बॉडी के बाहर हो रही है, और जो बॉडी के बाहर हो रही है तो बॉडी के बाहर तो नॉन लिविंग थिंग्स में हो रही है। नॉन लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, लेकिन मेटाबॉलिज्म एक लिविंग प्रोसेस है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं these reactions are takes place in non-living things, but surely, ये ऐसे है ना, surely they are living reaction, है ये लिविंग रिएक्शन ही, बस हो नॉन लिविंग थिंग्स में रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की। मतलब मेटाबॉलिज्म कभी भी किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रॉपर्टी या तीसरा फीचर मेटाबॉलिज्म। यहाँ तक नोट करें, और इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो अपना डाउट आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम फोर्थ जो प्रॉपर्टी है उसकी तरफ चलते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो है कॉन्शियसनेस। फोर्थ वन इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का सिंपल, एकदम सिंपल मतलब है सेंसिटिविटी। इट मीन्स सेंसिटिविटी। इसका मतलब है किसी भी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना, ये कहलाता है कॉन्शियसनेस। हम ये बोल सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ response against the stimuli। स्टिमुलाई मतलब स्टिमुलस, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस या इंटरनल कोई भी स्टिमुलस होगा, उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स क्रिएट करना कॉन्शियसनेस कहलाएगा, ठीक है। और कॉन्शियसनेस की जो प्रॉपर्टी है ये हर एक लिविंग के अंदर होती है, चाहे वो एक सेल वाला हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, ये सारे लिविंग में देखी जाएगी। हम ये बोल सकते हैं consciousness is found in all livings। सभी लिविंग में देखी जाएगी, मतलब फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर, सभी में होगा ये। कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं होगा जो कॉन्शियसनेस को शो करेगा, मतलब ये किसी नॉन लिविंग के अंदर नहीं देखी जाती। तो हम ये बोल सकते हैं these या ऐसे दिस प्रॉपर्टी is not observed in any non-living ऑब्जेक्ट। ये किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये प्रॉपर्टी हमेशा
लिविंग ऑब्जेक्ट में ही या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही देखने को मिलती है, नॉन लिविंग के अंदर होती ही नहीं है। तो इस रीजन की वजह से आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग feature and most important feature of living, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग। ठीक है, अब रीजन पूछा गया यदि तो रीजन वही बताओगे, इट इज नॉट ऑब्जर्व इन या सीन इन SEEN, सीन इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, इनमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कॉन्शियसनेस लिविंग में एक मोस्ट ऑब्वियस प्रोसेस है। मोस्ट ऑब्वियस प्रॉपर्टी का मतलब है ये दिखाई देने वाली प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली प्रॉपर्टी यही है। तो कॉन्शियसनेस इज मोस्ट ऑब्वियस प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। मोस्ट ऑब्वियस का मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब है दिखाई देने वाली प्रॉपर्टी। ये सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हम एक चीज और आप समझते हैं कि कॉन्शियसनेस सभी के अंदर है, चाहे वो एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, कोई एनिमल हो, प्लांट हो, ह्यूमन हो, सब के अंदर है कॉन्शियसनेस। ठीक है, लेकिन ह्यूमन के पास एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ ह्यूमन के पास है, किसी और ऑर्गेनिज्म के पास, किसी और एनिमल के पास या प्लांट के पास नहीं है, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन को दी गई है। ह्यूमन के अलावा किसी और ऑर्गेनिज्म में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है सही और गलत में डिफरेंशिएट कर पाना, और ये जो सही गलत में डिफरेंशिएशन है ये कोई दूसरा एनिमल नहीं कर सकता, ये सिर्फ ह्यूमन कर सकता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी लिखते हैं यहाँ पे, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस ये क्या है? इट इज the ability to differentiate between right and wrong, सही और गलत में अंतर कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यह है सेल्फ कॉन्शियसनेस। और ये किसमें होती है? इट इज ओनली फाउंड इन ह्यूमंस, ये खाली ह्यूमन के पास है। इसीलिए तो ह्यूमन को अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजिस्ट या धार्मिक ग्रंथ के अकॉर्डिंग देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि ह्यूमन को इसलिए बोला गया है कि ह्यूमन की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट, या ह्यूमन को काफी एक कहेंगे कि स्पेशल ऑर्गेनिज्म बोला गया है बाकी सबके कंपैरिजन में, क्योंकि दूसरे एनिमल किसी को सोच समझ के नहीं कर सकते। दूसरे एनिमल जो है वो सही गलत में अंतर नहीं कर सकते, लेकिन ह्यूमन सही और गलत में अंतर कर सकता है। ह्यूमन ये बता सकता है कि क्या चीजें सही है, क्या चीज गलत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। ये सही और गलत चीजों का डिफरेंस खाली ह्यूमन कर सकता है, और उसकी इस प्रॉपर्टी को सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्शियसनेस। इसमें एक कॉन्शियसनेस में एक आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और एक्सेप्शन है कॉमा पेशेंट का। ये मैं आपको समझा देता हूँ। कॉमा पेशेंट की यदि बात करें तो कॉमा पेशेंट जो होते हैं वो क्या होगा, उनका जो सेंसेशन है वो खत्म हो गया, यानी कि उनका ब्रेन
अभी प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि जो उसका ब्रेन है वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस नहीं हुआ है, कुछ पार्ट अनकॉन्शियस हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वो आपकी बातों को सुन और समझ तो पाएगा लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। और दूसरा क्या है कि उसको आपकी कोई बात ना सुनाई देगी ना वो समझेगा, उसका पूरा माइंड डेड हो गया है। मतलब डेड होने का मतलब ये नहीं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन रुक गई है, मेटाबॉलिक रिएक्शन तो हो रही है जिसकी वजह से वो लिविंग है, लेकिन उसमें कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी खत्म हो गई है। ठीक है सॉरी। तो ये एक एक्सेप्शन है जो कॉमा पेशेंट में देखने को मिलता है, बट ये कंडीशन भी, जो कॉमा कंडीशन है वो भी सिर्फ लिविंग के अंदर ही देखी जा रही है, इसलिए कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के बाद जो लास्ट हम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखें, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सेल जो है वो कंप्राइज करके, यानी कि सेल कंबाइन करके टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे। तो इट एक्सप्लेन दैट सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू एंड डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लेवल बनाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से, जैसे सेल्स हो गई, सेल कंबाइन करके क्या बन गया, टिश्यू बन गया, टिश्यू से बन गया ऑर्गन सिस्टम, या ऑर्गन बन गया पहले, फिर ऑर्गन से बन गया ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम से बन गया आपका ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो गई। तो ये जो फॉर्मेशन समझ रहे हैं हम, सेल बना है, सेल से टिश्यू बना है, ऑर्गन बना है, ऑर्गन सिस्टम बना है, ऑर्गेनिज्म बन गया, इसको हम बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कंप्लीट है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये खाली लिविंग के अंदर देखने को मिलता है, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को या पैटर्न को शो नहीं करता। तो हम लिख सकते हैं इट इज ओनली फाउंड इन लिविंग्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। और यदि इसका रीजन पूछेगा तो रीजन लिख देंगे यहाँ पे, इट इज नॉट ऑब्जर्व इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में देखने को नहीं मिलता। अच्छा, इसका भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने हैं वो कभी टिश्यू में कन्वर्ट होते ही नहीं है, वो हमेशा सेल फॉर्म में ही रहते हैं। तो हम यहाँ पर एक्सेप्शन लिख देते हैं। एक लिखते हैं एक्सेप्शन। वी organism show cellular
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉट फॉर्म टिश्यू। ये कभी टिश्यू नहीं बनाते, ठीक है। एग्जाम्पल, अमीबा हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, यूग्लिना हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है, यीस्ट हो सकता है, स्पायरोगायरा हो सकता है, यूलोथ्रिक्स हो सकता है, वॉलवॉक्स हो सकता है, स्पाइरुलिना हो सकता है, ठीक है। ये सारे हैं, ये सारे सेल के बने हुए हैं, तो ये कभी भी टिश्यू बनाएंगे नहीं, ठीक है जी। तो ये होगा। इसके अलावा और बताएं एग्जांपल, और आपके प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, इसमें सारे आ जाएंगे प्रोटोजोन्स में। तो ये हो गया आपका 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, और इसमें से 3 हमारी क्या है, डिफाइनिंग है, और 2 हमारी नॉन डिफाइनिंग है। अब इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में ये 5 प्रॉपर्टी एक साथ आ जाएंगी। देखिए, ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने, नहीं किया तो उसको नोट करें, और उसके बाद हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। अब हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए, इसमें एक तरफ रहेगा अपना सीरियल नंबर हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका प्रॉपर्टी, और ये हो गया आपका जो डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग है, ठीक है, वो लिखेंगे। डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग, और ये हो जाएगा यहाँ पर रीजन। ये जो पहली प्रॉपर्टी है वो है ग्रोथ। तो क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? आंसर करेंगे नो। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है आपकी रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन है, क्या वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? आंसर करेंगे नो, ठीक है। रीजन क्या देंगे? तो रीजन दोनों का सेम है, नॉन लिविंग्स कैन ऑल्सो शो। ये नॉन लिविंग में भी होती है, इसलिए, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, दोनों में नॉन लिविंग नहीं रहेगा। इसमें तो हो जाएगा, ग्रोथ के लिए तो हो जाएगा ये वाला, नॉन लिविंग कैन ऑल्सो शो, और रिप्रोडक्शन के लिए हो जाएगा इम्पोर्टेंट या पोटेंशियल इंडिविजुअल नॉट शो रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं। इसके बाद तीसरा जो है, तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी, इसमें जो हमने पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी है? मेटाबॉलिज्म। चौथी प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी है वो है कॉन्शियसनेस। पांचवी प्रॉपर्टी जो है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी कैसी हैं? ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, जी हाँ, ये तीनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं, और रीजन तीनों में सेम होगा, नॉन लिविंग
ऑर्गेनिज्म नॉट शो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। ठीक है जी। तो ये हमने आज की क्लास में सॉरी, आज की क्लास में हमने ये सारी प्रॉपर्टियां कवर कर ली। पांचों कैरेक्टर पढ़ लिए हमने कि लिविंग के कौन से कैरेक्टर होने चाहिए। तो ग्रोथ पढ़ लिया, मेटाबॉलिज्म देख लिया, रिप्रोडक्शन देख लिया, कॉन्शियस देख लिया और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी कवर कर दिया। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग कवर हो गई। अब हम इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है डाइवर्सिटी, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग डाइवर्सिटी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक करके रखेंगे और जो भी डाउट होता है वो डाउट आप लोग पूछ सकते हैं।